नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील, कंसल्टेंट न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। आज सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बिकॉज आजकल की जो प्रॉब्लम्स आ रही है कि फिजियोथेरेपी में जो अवेयरनेस नहीं है, जो हमारे तक फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है, फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस नहीं मिल रही है, तो उसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं और पेन से सफ़र रहते हैं, लॉन्ग टर्म से वो पेन से सफ़र रहते हैं, पर उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती। गाइडेंस के अभाव के कारण उनको फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती। कई बार तो ये होता है कि सर्जरी तक करवानी पड़ती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है फिजियोथेरेपी की गाइडेंस नहीं होने की वजह से होता है, जिसके लिए हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं। पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी होता क्या है। तो बेसिकली फिजियोथेरेपी क्या है हम देखना चाह रहे हैं। तो फिजियोथेरेपी एक मॉडर्न मेडिकल साइंस जो कि मूवमेंट साइंस कहलाता है, आम लैंग्वेज में भौतिक चिकित्सा के रूप में जानी जाती है। इसमें प्रायः दो टाइप की फिजियोथेरेपी होती है, एक इलेक्ट्रो फिजियोथेरेपी और एक होती है एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी। इलेक्ट्रिकल फिजियोथेरेपी मीन्स उसमें कुछ मशीनों की सहायता से पेन को रिलीफ करने के लिए, मसल्स को टाइटनेस से हटाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे लाइक अल्ट्रासाउंड थेरेपी हो गई, टेंस थेरेपी हो गई, IFT हो गई, शॉर्ट वेव डायथर्मी हो गई, या डीप हीट थेरेपीज है, लेजर थेरेपीज है। ये सब इलेक्ट्रिकल फिजियोथेरेपी के अंतर्गत आती है, जिसके परिणाम स्वरूप पेन रिस्पॉन्स में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। सेकेंड होता है एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी में विभिन्न प्रकार की अलग अलग बीमारी के हिसाब से, अलग अलग पैथोलॉजी के हिसाब से, अलग अलग जॉइंट्स के हिसाब से एक्सरसाइज को डिजाइन करते हैं, जिसमें मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए, मसल्स को स्पाज़म को हटाने के लिए, जॉइंट्स को मूवमेंट करने के लिए, मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए अलग अलग प्रिस्क्रिप्शंस, एक्सरसाइज के प्रिस्क्रिप्शन बनाए जाते हैं बीमारी के हिसाब से। फिजियोथेरेपिस्ट पहले पेशेंट्स को एग्जामिन्स करते हैं। एग्जामिन्स में पूरे तरीके से एग्जामिनेशन करके पेन का क्या प्रॉब्लम है, क्यों हुआ है। तो जैसे कि हम देखें, अगर लो बैक पेन के साथ अगर हमारे क्लिनिक में कोई पेशेंट आया हुआ है, तो सबसे पहले हम उनके जॉइंट्स, लो बैक में जो लंबर रीजन्स में या पैल्विक रीजन्स के जॉइंट्स है, तो उसको देखेंगे, मसल्स की मूवमेंट्स को देखेंगे, ये देखेंगे कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, मसल स्पाज़म तो नहीं है, मसल टाइटनेस तो नहीं है, चलने में उनको कोई डिफिकल्ट तो नहीं हो रही है, पैरों में नमनेस तो नहीं आ रही। इस प्रकार की क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके हम उनको डायग्नोज करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट है, या मसल्स इन्वॉल्वमेंट है, या मसल वीक होते जा रही है, या मसल टाइट होती जा रही है, या आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट तो नहीं जिसमें जॉइंट टाइट हो जाते हैं या रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वो सब चीज़ें डायग्नोज करके डायग्नोसिस बना के फाइनल प्रिस्क्रिप्शंस तैयार करते हैं, एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शंस तैयार करते हैं, मशीन्स कौन सी लगानी है इलेक्ट्रोथेरेपी की वो डिसाइड करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। ये सब चीज़ें फिजियोथेरेपी के अंतर्गत होती है। अब हम ये देखेंगे कि वेल क्वालिफाइड फिजियोथेरेपी कौन होते हैं, आखिर फिजियोथेरेपिस्ट कौन है। तो बेसिकली वेल क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 4.5 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है, जिसको हम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी या BPT के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद मास्टर्स ग्रेजुएशन होता है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन बोला जाता है, जिसमें अलग अलग विभिन्न स्पेशलाइजेशन कोर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन, कार्डियोपल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, गायनी इन ऑफ। तो इन सभी चीजों सब्जेक्ट्स में हम जो है मास्टर डिग्री करके अलग अलग स्पेशलाइजेशन के फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग PhD करना चाहते हैं तो PhD भी करते हैं, जो कि हायर एजुकेशन के लिए होता है। इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स के लिए सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्सेस है फिजियोथेरेपी कोर्सेज के बाद, लाइक जैसे टैपिंग थेरेपी हो गया, ड्राइनेटिंग थेरेपी हो गया, IST हो गया, मैनुअल थेरेपी हो गया, कैरोप्रैक्टर थेरेपी हो गया। तो विभिन्न प्रकार की टेक्निक डेवलप होती जा रही है, वो पद्धतियाँ बढ़ते जा रही है, इसके एजुकेशन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का रिस्पांस और अच्छा होने लगा है। फिजियोथेरेपी की इन टेक्निक के साथ रिस्पांस के साथ साथ मसल्स की मूवमेंट्स क्वालिटीज और इम्प्रूव होने लगी, पेशेंट्स और जल्दी से रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजियोथेरेपी से कब कंसल्ट करना चाहिए, कब हमें लगता है कि फिजियोथेरेपी से कंसल्ट की जरूरत है। तो हम देखना चाहेंगे फिजियोथेरेपी कंसल्ट की रिक्वायरमेंट हमें पेन कंडीशंस में या किसी प्रकार की इनएबिलिटी कंडीशंस में जरूरत पड़ती है। तो पेन हम अगर देखना चाहें तो दो प्रकार से होते हैं, केमिकल पेन
और एक मैकेनिकल पेन। तो केमिकल पेन मतलब जैसे फीवर में अगर किसी प्रकार का बॉडी पेन होता है जिसको हम वायरल बॉडी एक बोलते हैं, या SLE डिसीज जिसे NAM का पॉजिटिव या किसी प्रकार की केमिकल्स बॉडी में एंटीबॉडीज बना देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप मल्टीपल जॉइंट्स या मल्टीपल रीजन्स में पेन या यूँ कह सकते हैं बॉडी पेन, इन सभी चीज़ों में हमें पहले फिजिशियन से कंसल्ट करके मेडिसिन को स्टार्ट करना होता है। और अगर मैकेनिकल पेन है, मैकेनिकल पेन लाइक कोई भी मूवमेंट के साथ अगर पेन चालू होता है या हिलने डुलने पे पेन चालू होता है, या जैसे शोल्डर को हमने मूव किया और हमारा पेन चालू हो गया, तो ये कहलाता है मैकेनिकल पेन। तो मैकेनिकल पेन कंडीशंस में हमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है फिजियोथेरेपिस्ट से करना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट की से एक बार एग्जामिनेशन करके जैसा वो लाइन ऑफ एक्शंस आगे का बताया कि हमें किस प्रकार के पोस्चर्स में बैठना है, किस प्रकार के पोस्चर्स को यूटिलाइज करना है, कौन सा एक्सरसाइज हमें बेनिफिशियल रहेगा, कौन से पोस्चर्स को अवॉइड करना है, कौन सी मशीन्स लगाने से ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये सब चीज़ें फिजियोथेरेपिस्ट डायग्नोसिस के बाद डिसाइड करते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरी हो गई या किसी प्रकार की मसल्स या लिगामेंट की इंजरी, इसको हम स्ट्रेन स्ट्रेन होता है, इन कंडीशन में भी पहले हमें फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, मान लो किसी का नी जॉइंट का सर्जरी का डिसीजन हो चुका है कि हमें नी जगह सर्जरी करनी है, तो प्री ऑपरेटिव भी हमें कुछ दिन पहले से नी की एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे मसल की स्ट्रेंथ अच्छी रहे और सर्जरी हमारी और अच्छे से कामयाब हो। और पोस्ट सर्जरी तो हमें रिक्वायरमेंट होती है रिहैबिलिटेशन की, पर हमें प्री में भी कर लेना चाहिए जिससे हम और जल्दी सक्सेसफुल हो। तो प्री एंड ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन के लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे स्ट्रोक्स में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा अहम रोल होता है और स्ट्रोक्स में फिजियोथेरेपी, न्यूरोफिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के माध्यम से हम लगभग नॉर्मल कंडीशन तक वापस आ सकते हैं, हेल्दी लाइफ तक वापस आ सकते हैं, अपने प्रोफेशन तक वापस जा सकते हैं, अपने जो भी व्यवसाय है या कार्य प्रणाली है या दिनचर्या है सब वापस जैसे थी वैसे रिस्टोर कर सकते हैं फिजियोथेरेपी की सहायता से। पीडियाट्रिक कंडीशन जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी हो गया या ऑटिज्म हो गया या पोलियो, जिसमें पोलियो के बाद एक साइड पैर में वीकनेस या चलने में दिक्कत या हाथ का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशंस में हमें जो है फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता से बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है और फिजियोथेरेपी का हेल्प से हमारी लाइफ की जो मोमेंट्स है जो रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है, पेनफुल हो चुकी है, उसको हम रिकवर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा पॉइंट और है पेशेंट्स एजुकेशन। जब भी हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं या कंसल्ट करते हैं तो हमें उनको उनके साथ साथ उनके फैमिली जो भी बाय स्टैंड या अटेंडेंट या फैमिली मेंबर्स आते हैं उनको भी हमें गाइड करना होता है, एजुकेट करना होता है। लाइक अगर कोई पैरालिसिस पेशेंट्स है उनको हम ट्रीट कर रहे हैं तो पैरालिसिस पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कि यूनिलैटरल नेग्लिजेंसी ना हो। लाइक दैट अगर लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हुआ है तो हमें पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट सभी को या फैमिली मेंबर्स सभी को ये समझाना होता है अगर लेफ्ट साइड पैरालिसिस है तो सभी चीजें उनकी बेड की लेफ्ट साइड हो, जिसके परिणाम स्वरूप होगा ये कि पैरालिसिस में एक साइड का वर्क या मूवमेंट या सेंसेशन लॉस हो जाते हैं। ऐसे कंडीशंस में अगर हम सभी चीजें राइट साइड, जैसे राइट साइड वर्क कर रहा है, राइट साइड अगर सब चीजें करेंगे तो ब्रेन तो वैसे ही इम्पल्सेस कम दे रहे हैं कि इस साइड में मूवमेंट कम करना है और हम उनको और निगलेक्ट करेंगे कि लेफ्ट साइड में चीजें नहीं रखेंगे, राइट साइड में रखेंगे, राइट साइड एक्टिव होते जाएगा और लेफ्ट साइड निग्लिजेंसी बनती जाएगी, निगलेक्ट करते जाएगा, ब्रेन के रिसेप्टर निगलेक्ट करेगा। अगर आप मान लो फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, 1 घंटा फिजियोथेरेपी करने के बाद 23 घंटे अगर एक साइड में हाथ रखा हुआ है और उसमें अगर अपन मूवमेंट की कोशिश नहीं करेंगे, इस साइड से ज्यादा वर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे, इस साइड को ज्यादा एक्टिव करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमें फिजियोथेरेपी के बाद भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ये यूनिलैटरल नेग्लिजेंसी को हमें ज्यादा ध्यान रखना होता है कि जिस साइड पैरालिसिस हुआ है तो लेफ्ट साइड पैरालिसिस हुआ है तो लेफ्ट साइड ही ज्यादा से ज्यादा चीजें रखें, लेफ्ट साइड से उठाने की कोशिश करें, लेफ्ट साइड ही सीट रख के बात करने की कोशिश करें या जो भी मिलने वाले आते हैं बाय स्टैंड, फैमिली मेंबर या फ्रेंड सर्कल, वो लेफ्ट साइड में बैठे जिससे लेफ्ट साइड का ओरिएंटेशन इंप्रूव हो। अगर ब्रेन का लेफ्ट साइड का ओरिएंटेशन इंप्रूव होगा तो एक्टिविटी भी इंप्रूव होगी
और इम्पल्सेस भी बढ़ेंगे और मूवमेंट्स भी इम्प्रूव होगा, राइट। तो ये सब चीजों का ध्यान हमें रखना जरूरी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें फायदा ज्यादा मिलेगा, रिकवरी ज्यादा मिलेगी, राइट। अगर कोई लो बैक पेन की हम बात करें तो उसमें हमें ये अवेयरनेस जरूरी है कि अगर लो बैक सीटिंग की वजह से है, पोस्चर गलत है या सिटिंग गलत कर रहे हैं या उठने बैठने में हम जर्क्स लगा रहे हैं, तो वो अवेयरनेस उनको सिखाना जरूरी है कि फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, झटके से नहीं बैठना है। तो ये पेशेंट एजुकेशन फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यही एजुकेशन से हम जल्दी और अच्छे से रिकवरी कर सकते हैं। इस वीडियो बनाने का रीजन यही है कि हमारे बीच जो प्रॉब्लम्स आ रही है कि फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस नहीं है, उसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिससे जो लोग भी इन प्रॉब्लम्स से सफर करते हैं, लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में या सिटिंग वर्क, या आजकल वर्क फ्रॉम होम हो गया है तो लॉन्ग सिटिंग तक कंप्यूटर लैपटॉप वर्क करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियां कमजोर होती जाती है, जकड़न बढ़ती जा रही है, जॉइंट स्टिफ होते जा रहे हैं, या लो बैक पेन या सर्वाइकल शोल्डर फुजन्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको किसी तरह रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए और लोगों में अवेयरनेस इंप्रूव हो, अपने शरीर के प्रति अवेयर हो, हेल्दी लाइफ कैसे जी पाए, हेल्दी कैसे बन पाए, आने वाली न्यूरो समस्या, ऑर्थोपेडिक समस्या, मस्कुलोस्केलेटल समस्या कैसे रोकी जाए, इसी की पर्पज पे हमने ये वीडियो बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।